16 सितंबर 2022 को ईरान में पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत हो गई। वो महिलाओं के हिजाब पहनने के कानून का विरोध कर रही थीं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आमीनी की मौत पर दुनिया भर में चर्चा हुई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो ये तक कह दिया था कि ईरान को अपने ही नागरिकों के खिलाफ हिंसक बर्ताव बंद कर देना चाहिए। ये नागरिक सिर्फ अपना मौलिक अधिकार चाहते हैं। बाइडेन ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को नैतिक समर्थन देते हुए कहा था कि ईरान की महिलाओं को अधिकार होना चाहिए कि वो क्या पहनना चाहती हैं। इसी दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी एक बयान आया था। ओबामा ने कहा था कि ईरान की जनता में सरकार के खिलाफ गहरा असंतोष है। उस वक्त चल रहे प्रदर्शन पर बोलते हुए ओबामा ने 2009-10 में चल रहे ग्रीन मूवमेंट को लेकर भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 2009 और 10 में व्हाइट हाउस के अंदर इस बात पर बहुत बहस हुई कि क्या मुझे सार्वजनिक रूप से ग्रीन मूवमेंट के बारे में बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ताओं पर वेस्ट का हथियार होने का आरोप लगाया जा रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि ग्रीन मूवमेंट का समर्थन न करना एक गलती थी। ओबामा जिस ग्रीन मूवमेंट की बात कर रहे थे वो 2009 में हुए ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के बाद शुरू हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे और इसी विरोध में लोग सड़क पर उतर आए थे। ईरान के इतिहास में ऐसे मौकों की भरमार है जब सत्ता के खिलाफ आम जनता सड़क पर उतर आई हो। सबसे बड़ा मौका तो 1979 का ही था जब पहलवी वंश की सत्ता ईरान से उखाड़ फेंकी गई थी। उस आंदोलन को इस्लामिक क्रांति का नाम मिला। ऐसी क्रांति जिसने मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी से उतार दिया, फिर शासन की कमान संभाली आयतुल्लाह खुमैनी ने। अव्वल तो क्रांति से सुधार ही होता है, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अब तक ईरान में महिलाओं की आज़ादी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सिविल राइट्स पर सरकार की निगरानी का मुद्दा भी उठता रहा है, लेकिन कोई भी देश किसी और देश के कहने से बदलाव नहीं ला सकता। यह बदलाव उसे खुद लाना होगा। इन्हीं सवालों और मुद्दों की जमीन पर यह बहस पनपती है कि क्यों ईरान जैसे देश के लिए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जैसा एक नेता जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं खबर गांव। तारीख 11 अप्रैल 1947। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने संविधान सभा में एक बिल पेश किया, हिंदू कोड बिल। बिल में महिलाओं और जातिगत मुद्दों से जुड़े कई नितांत जरूरी प्रस्ताव थे। मसलन ये कि पिता की संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी, पत्नी को तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार शामिल था। जब बिल पेश हुआ तो पूरे देश में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक जड़ हो चुकी देह के किसी पुराने घाव को दबा दिया हो। संविधान सभा से लेकर सिविल सोसाइटी तक में विरोध शुरू हो गया। खुद कांग्रेस का एक धड़ा डॉक्टर आम्बेडकर के खिलाफ हो गया था। कहने लगा कि अभी अभी आज़ादी मिली है, ऐसे में बहुसंख्यक आबादी के धर्म से इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो खिलाफ थे ही। उसी विचार परिवार के तमाम धार्मिक संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन और बहस मुबाहिसों के बीच करीब 4 साल गुजर गए। संविधान लागू हो चुका था, संसद बन चुकी थी, पहला आम चुनाव नजदीक था। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चुनाव होने वाले थे। इसी बीच 1951 में आम चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। बहस शुरू हुई। संसद में बैठे बिल के विरोधी नेताओं ने तर्क दिया कि संसद के सदस्य फिलहाल जनता द्वारा चुनकर नहीं आए हैं, ऐसे में उनके पास इतने बड़े सुधार के लिए फैसला लेने का कोई नैतिक आधार नहीं है। लेकिन संसद के बाहर जो विरोध का झंडा उठाए हुए थे, उनका तर्क कुछ और ही था। अखिल भारतीय रामराज्य परिषद के संस्थापक हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में संसद के बाहर तक प्रदर्शन चल रहा था। हरिहरानंद ने कहा कि यह बिल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है, धर्मशास्त्रों के खिलाफ है। आम चुनाव सिर पर था। बहुसंख्यक आबादी से आने वाले नेता और कुछ संगठन सरकार के इस कदम के खिलाफ थे। नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिल को टाल दिया। तय हुआ कि चुनाव बाद इस पर अमल किया जाएगा, लेकिन संविधान निर्माता को यह बात नागवार गुजरी। वो तो कहते थे कि संविधान निर्माण से ज्यादा दिलचस्पी इस वक्त इस बिल में है, और जब ये पास नहीं हुआ तो उन्होंने पंडित नेहरू की कैबिनेट से बतौर कानून मंत्री इस्तीफा दे दिया। ये सब हो हल्ला शांत हुआ, चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने नेहरू। उसके बाद उन्होंने किश्तों में हिंदू कोड बिल को संसद में पास करवाया। नतीजतन भारत में महिलाओं को बराबरी का हक मिला, तलाक का अधिकार मिला, पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का हक हासिल हुआ। नए नवेले आजाद हुए देश में ये एक रेडिकल चेंज था। मॉडर्न दुनिया में महिलाओं से जुड़े ये ऐसे मुद्दे थे जिसे आधार बनाकर अमेरिका कई देशों को विलन बना चुका है। ईरान इजराइल के बीच हालिया तनाव के दौरान अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया।
हमले से ठीक पहले CNN न्यूज चैनल पर एक डिबेट चल रही थी जिसमें 5 लोग शामिल थे। इन 5 में से एक थे वॉन जोन्स, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के विशेष सलाहकार रह चुके हैं। जोन्स ने उस डिबेट में कहा कि मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव धड़ा ईरान के खतरे को कम आंकता है। ईरान एक सामान्य देश नहीं है। सामान्य देश महिलाओं को सिर्फ इसलिए अंधा नहीं कर देते क्योंकि उन्होंने कुछ बाल दिखाए हैं। सामान्य देश छोटे छोटे गैंग्स और प्रॉक्सीज को एक देश को घेरने और उस पर रॉकेट दागने और लोगों का रेप करने के लिए एम्पावर नहीं करते। जोन्स ने जो कहा वो अमेरिकी नैरेटिव के लिहाज से दिखाने के दांत हैं। फिर खाने वाले दांत कौन से हैं? जवाब जोन्स के ही एक बयान से मिलता है। उन्होंने उसी CNN वाली डिबेट में कहा था उनके पास बम नहीं हो सकता क्योंकि वो कहते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू ऑल द ज्यूज। जोन्स जिस बम की बात कह रहे थे वो न्यूक्लियर बम है, जिसका हवाला देते हुए इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसका जवाब ईरान ने भी दिया और फिर बाद में अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। वॉन जोन्स का बयान अमेरिका के टेम्पलेट को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है, जिसमें महिलाओं की आज़ादी, सिविल राइट्स और मॉडर्निटी का हवाला देकर कई देशों पर बम गोलियां बरसाई गईं। दूसरे देशों की जमीन पर टैंक उतारे गए, सरकारें बेदखल की गईं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान, इराक, लीबिया जैसे देश शामिल हैं। इतिहास में दर्ज है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान की सत्ता समाप्त करने के मंसूबे से 2001 में हमला किया था। 4 साल बाद 21 मई 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने बयान दिया था कि मैं व्हाइट हाउस में अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई से मिलूंगा और उनके देश में स्वतंत्रता की उल्लेखनीय प्रगति पर चर्चा करूंगा। अफगानिस्तान में अब एक संविधान, एक निर्वाचित राष्ट्रपति हैं और इसके नागरिक इस सितंबर में नेशनल असेंबली के निचले सदन में प्रांतीय परिषदों का चुनाव करने के लिए वोटिंग करेंगे। हम अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार को लोकतंत्र को मजबूत करने और वास्तविक परिवर्तन लाने में मदद कर रहे हैं। एक राष्ट्र जो कभी केवल तालिबान के आतंक को जानता था, अब स्वतंत्रता का पुनर्जन्म देख रहा है और हम उन्हें सफल होने में मदद करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका जिस लोकतंत्र की बात कर रहा था वो स्थापित तो नहीं ही हुआ। ऐसी ही कहानी इराक में दोहराई गई। जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, फांसी तक दी गई। सीरिया में सिविल वॉर के दौरान भी अमेरिका ने घुसपैठ की, बागियों के दस्ते को सपोर्ट किया ताकि सत्ता परिवर्तन हो सके। हर हमले के बाद अमेरिका यही दावा करता है कि उसने फलां देश में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फलां देश में तानाशाही को खत्म किया, लोकतंत्र स्थापित करने की कवायद की। दिलचस्प है कि जो अमेरिका महिला अधिकारों का झंडा बरदार बनता है, उसी अमेरिका में आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। उसी अमेरिका में अबॉर्शन को लेकर कानून में सुधार की मांग होती है, लेकिन सुधार अब तक नहीं हुए। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 तक अमेरिका के 17 राज्यों ने लगभग सभी तरह से गर्भपात को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। टेक्सास, फ्लोरिडा और अल्बामा जैसे राज्य इनमें शामिल हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के कंट्रोल में हैं। इसके अलावा 8 राज्य 12 से 23 हफ्तों के बीच गर्भपात पर रोक लगाते हैं। ये लगभग चिराग तले अंधेरा जैसा मामला है। भारत सालों तक बरतानिया हुकूमत का गुलाम था। उसी गुलाम भारत में बाल विवाह, विधवा विवाह से लेकर छुआछूत जैसी रूढ़िवादी परंपराएं थीं। शिक्षा की कमी थी। इन बातों को आधार बनाकर ब्रिटिशर्स ने भारत को बदनाम किया। पश्चिमी देशों ने भारत की आज़ादी के दौरान यहाँ की लोकतंत्र की मर्सिया तक पढ़ दी थी। दावा किया गया था कि भारत में लोकतंत्र नहीं टिक सकता, ये देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन जब 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ तो इसी देश के लोगों ने लगाम अपने हाथ में ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में देश का संविधान लिखा गया, महिलाओं को अधिकार मिले, वोटिंग तक का अधिकार मिला, वो भी संविधान लागू होने के साथ ही। ये कितनी बड़ी बात थी, इससे समझने के लिए एक ट्रिविया पर नजर डालनी होगी। अमेरिका का संविधान लागू हुआ 1789 में, लेकिन अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया 1920 में, लगभग 125 साल बाद। लेकिन भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उसके तहत संविधान लागू होने के साथ ही हर पुरुष और महिला को मताधिकार मिला। लेकिन उस संविधान में महिलाओं को सिर्फ वोटिंग का ही अधिकार नहीं मिला, बल्कि हर तरह से बराबरी का हक हासिल हुआ और बाद में भी संपत्ति से लेकर विवाह और तलाक तक के मामलों में अधिकार मिले, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया। कुल जमा बात यह है कि किसी भी देश में बदलाव या ठीक कहें तो सुधार उस देश के लोग और नेता ही कर सकते हैं। देश के वो लोग जो वहाँ की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ हों, मुसीबतों का जड़ जानते हों और सबसे ज़रूरी बात कि जिनकी नीयत सुधार की दिशा में ही हो, ना कि कोई बाहरी शक्ति या देश बम बंदूक के बूते पर रिजीम चेंज करके ये सुधार कर सकता है।
बल्कि ऐसे हस्तक्षेप हालात को और बदतर ही करेंगे, जैसा कि हमने अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक के केस में देखा है। ईरान में जो सुधार जरूरी हैं वो उस देश के ही भीमराव अंबेडकर सरीखे नेता के नेतृत्व में हो सकता है, खासकर महिलाओं के मुद्दे पर, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि ईरान में महिलाओं की शिक्षा में कोई कमी नहीं है, वो पढ़ी लिखी हैं। इन्हीं आंकड़ों से पता चलता है कि ईरान में 15 से 24 साल के बीच की उम्र की महिलाओं की लिटरेसी रेट 98.9% है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM में 70% ग्रेजुएट्स महिलाएं ही हैं। ईरान की महिलाओं को फ्रीडम ऑफ चॉइस और स्पीच की दरकार है, जिसे हमारे साथी RP द ट्रू फ्रीडम कहते हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में जगह दी थी। RP के इनपुट के साथ ही ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी, और ईरान में महिलाओं की आज़ादी को लेकर जो चर्चा शुरू हुई है उसे भी आगे बढ़ाइएगा, अपनी राय दीजिएगा। कैमरे पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने, उनकी मदद की सर्वेश ने। शुक्रिया।